नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। ये सीरीज हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईसीटी के से रिलेटेड है, जो आपकी क्लास 6 के अंदर एनसीईआरटी के अंदर पढ़ाई जाती है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो है। ओके, तो सभी गवर्नमेंट स्कूल जो दिल्ली की है उनके अंदर यही सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। तो इसी का हमारा जो चैप्टर 3 है, हम आज इसको कवर करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमने जो है पढ़ा हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वहाँ पे देख सकते हो। ओके, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में अपना डाउट, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो उसमें लिख सकते हो। मैं उसका आपको जवाब दूंगा, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप उसका जो भी सॉल्यूशन हो सकता है मैं वो सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। और अगर चैनल पे जुड़े रहते हो तो चैनल पे आपको जो अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस हुई, मैथ्स हुई, वो सारी सब्जेक्ट क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी को वहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं हमारी आज की क्लास को पढ़ने के लिए। जो आज का हमारा चैप्टर है वो चैप्टर होने वाला है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 02। अब ये 02 क्यों है? क्योंकि जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था 01 था, उसके अंदर हमने पढ़ा था स्प्रेडशीट को। स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल के बारे में, किस तरीके से आप उसमें काम कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हमने जो है पिछले चैप्टर में देखी थी। इस चैप्टर के अंदर जो है हम वर्ड प्रोसेसिंग को पढ़ने वाले हैं। तो पिछले चैप्टर को जब हमने पढ़ा था वहाँ पे, तो उसके दो पार्ट में हमने उसको स्टडी की थी। जिस तरीके से कि फर्स्ट पार्ट में हमने उसका थ्योरेटिकल पोर्शन देखा, और सेकंड पार्ट में उसको जो भी प्रैक्टिकल आप सॉल्यूशन जो था उसका, जिसमें टेबल बनानी थी, किस तरीके से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी थी। तो इस पार्ट के अंदर भी हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें जितना भी इसके अंदर थ्योरेटिकल चीज़ें हैं मैं वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। सेकेंड पार्ट के अंदर जो होगा आपको इससे रिलेटेड किस तरीके से इस पर काम किया जाता है, मैं वो सारी चीज़ें इसमें बताऊँगा। अगर आपने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उस चैप्टर को पढ़ के आइए। अगर उस चैप्टर को नहीं पढ़ के आओगे तो ये चैप्टर भी बिल्कुल उसी की तरह है, आप बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें समझ ही नहीं पाओगे। जैसे कि ये जो वर्ड प्रोसेसिंग है, जिसके अंदर हम जो है आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अब आपको ये पता होना चाहिए ना कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, इसके अंदर क्या काम किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए जो है आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर इस तरीके से पढ़ना होगा। क्योंकि बुक में अगर कोई चैप्टर दिया हुआ है तो वो किसी ऑर्डर में ही दिया हुआ होता है, किसी पर्पज से दिया होता है। वरना पहले इनको दे देते उल्टे सीधे, उससे दे देते एक के बाद एक कहीं और रख देते बुक में, तो वो इस तरीके से आपको समझ में नहीं आता। तो आप जो है एक ऑर्डर में पढ़ने के लिए आपको पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखनी चाहिए, उसके बाद आप इस पे आ गए। अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है, देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज क्या होता है। जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कई तरीके के हो सकते हैं, कई अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग से आप समझो, जो वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं जिनसे वर्ड बनता है, उनको किस तरीके से आप एडिट कर सकते हो, किस तरीके से उनमें अलग अलग तरीके से काम करके उसका अट्रैक्टिव बना सकते हो, किस तरीके से एक ये प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। अब वर्ड में क्या होता है, पिछली बार जब हमने एक्सेल सीखा था पिछली क्लास में, उसके अंदर क्या था कि जितना भी आप मैथ से रिलेटेड काम करते हो सारा उसके अंदर होता है, किस तरीके से फॉर्मूले यूज आते हैं, सारी चीज़ें हमने उसमें देखी है। अब ये जो है हमारे पास में जो वर्ड होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट फाइल बनती है। एक डॉक्यूमेंट फाइल बनती है। इस डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर आप जितना भी लिखने का काम करते हो, जो भी आप टाइप कर सकते हो, जिस तरीके से आपके पेपर बन के आते हैं वो पेपर इसी के थ्रू बनते हैं, जैसे आपकी बुक्स होती है वो भी इसी के थ्रू बनाई जा सकती है। तो ये जो चीज़ें होती है वो सारी की सारी इसी के अंदर जो है प्रोसेस किया जाता है। जिसके अंदर जैसे ये लर्निंग आउटकम लिखा हुआ है, हम क्या सीखेंगे, इस तरीके से ये जो अलग अलग साइज में जो लिखा हुआ है, देखो ये अलग लिखा हुआ है, यहाँ पे ये अलग डिजाइन से स्टाइल से लिखा हुआ है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। अब फॉर्मेट जो होता है इनको चेंज करने का, वो पिछली क्लास में भी हमने देखा था, सेम उसी की तरह है ये, कोई इसमें चेंज अलग से नहीं दिखेगा। वही सारी चीज़ें आती है, बस कुछ चीज़ें छोड़ के। जैसे उसमें एक्सेल सीट आती थी, इसके अंदर एक्सेल सीट नहीं आती, इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट पेज आता है जिसके अंदर हम लिख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें चेंज होती है, बाकी ऊपर के जितने भी ऑप्शन होंगे वो सारी चीज़ें वही रहेगी। इसलिए आप पहले चैप्टर को पढ़ के आइए। जो शॉर्टकट कीज होती है, किस तरीके से फाइल को ओपन करते हैं, किस तरीके से सेव करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है जैसे पिछले चैप्टर में जो थी वही इस चैप्टर में भी होगी।
सिर्फ अलग क्या देखने को मिलेगा, अलग देखने को मिलेगा कि इसके एक अंदर किस तरीके से लिखा जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए डायरेक्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। वही चैप्टर में हर चैप्टर की तरह जो मैडम और बच्चों के बीच में कन्वर्जेशन होता है, हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे। अब इसके अंदर देखो एक ऊपर लिखा हुआ है ना, अपाचे ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट। ये क्या होता है कि एक वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर है अलग से। कई लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज करते हैं, और कई जगह पे जो है ये वाला सॉफ्टवेयर होता है अपाचे ओपन ऑफिस, इसका भी यूज कर सकते हैं। दोनों एक जैसे होते हैं, 19-20 का फर्क होता है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। तो अगर आप इसमें काम करना जानते हो तो आप इसमें भी कर सकते हो। मैं आपको इसमें भी करवा सकता हूँ, लेकिन वो फालतू में एक्सेस में उसको डाउनलोड करेंगे, उसमें सारा कुछ सीखेंगे, तो वही बात इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तो अलग से सिस्टम में इंस्टॉल करने की डालने के झंझट क्यों पाले, जब हमारे पास ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो उसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो पहले के समय में लोग एक दूसरे को संदेश पत्तों पर लिखकर भेजते थे, लेकिन वह ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रख पाते थे। फिर लोगों ने तख्तियों पर लिखना शुरू किया, परंतु वह भी ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते थे। ठीक है ना, कि पहले के टाइम पे क्या होता था, संदेश किस तरीके से भेजे जाते थे, या तो पत्तों पे लिख के या तख्तियों पे लिख के। और बाद की बात करेंगे तो वो पोस्ट ऑफिस से पोस्ट भेजी जाती थी, उसमें लिख के भेजे जाते थे। तो ये आपने नहीं देखा होगा, ये सब हमने देखा हुआ है। जी मैडम, लेकिन अब हम कागज पर लिखते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, कागज पर लिखते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन आप लोग कब तक अपनी कॉपी और कागज को संभाल कर रख सकते हैं? कॉपी और कागज को कब तक संभाल के रखोगे? अगर मान लीजिए आपने रख दिया, पीछे से बारिश आ गई, पानी आ गया नीचे, तो खराब हो गया। आपके छोटे भाई ने उनको उठाया, बहन ने उनको उठाया और उठा के उनके ऊपर अपनी ड्राइंग कर दी, पेन उनके हाथ में लग गया, तो भी खराब हो गए। तो इनको कब तक आप ऐसे रख सकते हो? पॉसिबल नहीं है ना। और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको रखना है तो नहीं रख सकते। तो इसी से बचने के लिए जो है कुछ ऑनलाइन इस तरीके की सुविधा बनती है, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करके उसमें अपने डॉक्यूमेंट को लिख के सेव करके रख सकते हैं, जो जब तक सेव रहेगा जब तक कि आप चाहोगे। कागज को 1 या 2 महीने और कॉपियों को 1 या 2 साल तक सेव करके रख सकते हो। इसके बाद में हो सकता है कभी उनको या तो फेंक दिया जाए, रद्दी में बेच दिया जाए, बहुत जगह घेरने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें होती है। बिल्कुल सही, मतलब एक लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते। तो क्या कोई ऐसी जगह है जहां आप अपने नोट सेव करके रख सकते हो? जी मैडम, पहले पढ़े हुए पाठों के अनुसार कंप्यूटर में अपने नोट सेव कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे ने क्यों बताया? क्योंकि बच्चे को सेकंड जो क्लास थी यही बच्चे थे, यही मैडम थी, तो सेकंड क्लास के अंदर इनको बताया था सेकंड चैप्टर के अंदर किस तरीके से आप कर सकते हो, इसलिए बच्चों को याद है। आप भी सेकंड चैप्टर पढ़ के आए होते तो आपको भी याद होता कि किस तरीके से इनको सेव रखा जा सकता है। बच्चों, आज हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से डॉक्यूमेंट बनाना सीखेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन सामान्यतः ODT या DOCX होता है। ठीक है, एक्सटेंशन मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे कि जैसे IMG जो होता है वो किसका एक्सटेंशन होता है, MP4 जो होता है वो किसका एक्सटेंशन होता है, उसके अलावा AVI किसका एक्सटेंशन है, EXL किसका एक्सटेंशन है। वैसे ही जो ODT होता है और DOCX या DOC ये किसका एक्सटेंशन होता है, इससे आपको क्या पता चलता है? जैसे आपका सरनेम होता है ना, सरनेम से पता चल जाता है कि आप कौन हो, ठीक है, कौन सी कास्ट से हो, वो सारी चीज़ें आपके नाम से पता चल जाता है। तो वैसे ही ये एक्सटेंशन होते हैं। एक्सटेंशन लाइक कि आपका सरनेम, आपकी जैसे सरनेम होगा उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर जो एक्सटेंशन होते हैं ये होते हैं, इनसे पता चलता है कि ये फाइल किस काम की होती है। तो ये जो DOC लिखा है ना, इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट। कहीं कहीं आपको DOCX भी दिखाई देगा। तो इसका ये जो होता है ये कुछ नहीं है, बस वही है कि नए नए आप जो अपडेट आने लगी है, जैसे नया जो सॉफ्टवेयर आता है ना, उस नए सॉफ्टवेयर में ये एक्स भी एक्सटेंशन के लिए लगता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप DOC बताओगे तो भी सही है, DOCX भी सही है। 2010 से पहले जो आते थे उनमें DOC लगता था। 2010 के बाद में जो सॉफ्टवेयरों में अपडेट आने लगी है वो DOCX के नाम से आने लगी, जिसे वहाँ पे मैंने बताया था EXL। लेकिन जो 2010 के बाद जो आते हैं उनमें लगा होता है EXLX, इस तरीके से। ओके, तो ये सिर्फ अपडेट होती है, इतना हमारे काम का नहीं है। आप सिर्फ DOC याद रखिए, DOC याद रहेगा, बाकी सब चीज़ें अपने आप याद रहेगी। मैडम, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? अब देखो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है समझते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, सेव करने और प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना। मतलब आपको बनाना है, उसके बाद उसको सेव करके रखना है, उसमें एडिट करना है, कुछ गलत कर दिया या कुछ नया जोड़ना है, और उसके बाद में अगर आपको प्रिंट चाहिए तो प्रिंट करना, वो सारा का सारा काम कौन करता है? वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में हम लेटर, बुक्स, रिपोर्ट्स, आर्टिकल, न्यू
न्यूज़लेटर्स, नोट्स आदि लिख सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के कुछ लोकप्रिय सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? देखो, लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है हमारे पास, सॉफ्टवेयर नोटपैड है, वर्ड पैड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसके अलावा ओपन ऑफिस है हमारे पास, और गूगल डॉक है। तो इतने सारे कुछ भी हो सकते हैं, इनके अलावा और भी है, लेकिन हम जो है बेसिकली इसी को पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि सब में काम एक तरीके से होता है। अगर आप इसको पढ़ना सीख गए तो भी बात वही है। अच्छा मैडम, तो बच्चों अब हम लोग ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट से वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट बनाने में सीखेंगे। ओके। हाँ मैडम, हमने पिछले अध्याय में इसे डाउनलोड किया था। पिछले अध्याय में हमने क्या किया था? इसको डाउनलोड किया था हमारे चैप्टर में। जब मैंने पिछले चैप्टर पढ़ाया था तब आपको ये चीज़ें बताई थी, बिल्कुल सही की हुई। एक्टिविटी 1 आई। एक्टिविटी 1 में क्या किया हुआ है? विंडो सर्च बार में इसको ओपन करना सीखिए, और ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटी है ना, ये मैं जब ओपन करेंगे हम इस कंप्यूटर के अंदर हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो ये एक्टिविटी उसमें कवर हो जाएगी, तो हम इसको उस टाइम पे देख लेंगे। ठीक है, इतना कुछ यहाँ पे इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया पूरा। अब इसको ओपन करना सीख लिया। ओपन करने के बाद किस चीज़ से क्या होता है वो सारी चीज़ें हमने इसमें देखिए। फिर इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट एक बार आप इसको देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट अभी उस पर जाते हैं और वहाँ पे जाके सारी चीज़ें एक साथ देखेंगे। वैसे ये जो चीज़ें हैं ना सारी, जैसे इसमें लिखा हुआ है सेव बटन होता है, टाइटल बार, मिनिमाइज, रीस्टोर, ये जो स्टैंडर्ड टूल बार होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार, रूलर, ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं। तो जिन्होंने पिछली क्लास पढ़ी है उनको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, वो आराम से इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। देखो एक चीज़ और पहले ये समझो कि वर्ड प्रोसेसिंग में जो होता है क्या क्या किया जा सकता है। इसके अंदर आपको मैंने बताया कि वर्ड से रिलेटेड एडिटिंग वगैरह काम किया जा सकता है। इसमें क्या नहीं किया जा सकता है वो चीज़ जरूरी है। इसके अंदर आप वीडियोज नहीं लगा सकते, इमेज लगा सकते हैं लेकिन इमेज चलो ठीक है, वीडियोज नहीं लगा सकते, एनिमेशन नहीं लगा सकते आप इसके अंदर। MP3 यानी ऑडियो, बताया था ना पिछली क्लास में, ऑडियो की जो आवाज़ MP3 जो होता है उसको सुनने की, जो गानों की आवाज़ होती है उसको ऑडियो कहते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप नहीं कर सकते। जो GIF होता है, जो इमेज आती है ना हिलती वो चलती छोटी सी मूवी की तरह, जो आप इंस्टाग्राम वगैरह पे या व्हाट्सएप पे भेजते रहते हो, वो सारी की सारी चीज़ें भी इसके अंदर यूज में नहीं ले सकते आप, क्योंकि ये इन सब के लिए नहीं बना है। उन सब के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर बना है, जिस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं पावर पॉइंट। ओके। तो या उसके लिए दूसरा कुछ और नाम है, तो चैप्टर आएगा जब हम उसको देखेंगे, जो शायद आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्लास 7th के अंदर। तो अभी जो है इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। तो ये पूरा होता है कि क्या आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। तो देखो जब आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है ना, ओपन होने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये इसी तरीके का सॉफ्टवेयर आपको सामने वो दिखाई देगा। किस तरीके से ओपन होता है क्या होता है मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक करके। इसी तरीके से आपको ये दिखाई देता है। इसके अंदर जो कोने में ये लिखा हुआ है ना फाइल, इस फाइल के अंदर जब आप क्लिक करते हो तो आपको सेव एज, सेव न्यू, ओपन, इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब ये सेव एज क्या होता है, न्यू, ओपन क्या होते हैं, ये सारा हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं बार बार एक चीज़ को आपको नहीं बताऊंगा, उसके लिए आप जो है क्लास वो चैप्टर 2 है हमारा, उसको जाके पढ़िए। उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो अपने आप ये सारी चीज़ें वहीं पे कवर हो जाएगी, और आपको ये भी पता चलेगा कि अच्छा इसमें कुछ नया नहीं है, ये वही चीज़ है जो पुरानी चीज़ पड़ी है, बस थोड़ा इसके अंदर फाइल के अंदर लिखने का तरीका अलग है। बाकी ऑप्शंस जो है ना सारे के सारे आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे जैसे पुरानी वाली वीडियो में देखने को मिला है। तो न्यू का मतलब क्या होता है, एक नई फाइल खोलना। ओपन का मतलब आपने पहले से कोई फाइल बना रखी है, उसको आपको ओपन करना है तो ओपन में जा सकते हो। सेव का मतलब होता है आपने जो भी लिखा है उसको सेव कर दो, कि लाइट चली जाए मान लीजिए, सिस्टम बंद हो जाए तो उसकी वजह से वो बंद ना हो। और सेव एज का मतलब क्या होता है, सेव एज का मतलब होता है कि जब आप कोई भी फाइल होती है उसको पहली बार जब सेव करने जाते हो तो वो सेव एज पूछती है। क्यों? क्योंकि जब आप पहली बार उसको अपने सिस्टम में सेव करोगे अपने कंप्यूटर में, तो वो लोकेशन पूछेगा कि आपको कौन सी जगह पे इसको कौन से फोल्डर में सेव करनी है। तो इसलिए सेव एज का ऑप्शन आता है। एक बार जब आपने सेव कर दिया उसको, तो उसके बाद डायरेक्ट आप सेव पे क्लिक कर करके और उस फाइल को सेव कर सकते हो। वो बार बार उसी लोकेशन पे जाके उसी जगह पे जाके सेव होती रहेगी। ये क्या लिखा है, कंट्रोल O, कंट्रोल S, कंट्रोल Shift+S, ये शॉर्टकट कीज होती है, जो पिछली बार क्लास में बताया था मैंने आपको कि कंट्रोल+C क्या काम आती है, कंट्रोल+S क्या काम आती है, कंट्रोल+V काम क्या होता है, CTRL+
पी जो होता है ये क्या होता है, ये कंट्रोल बटन कहाँ होता है, ये कंट्रोल होता है, इसको कंट्रोल को शॉर्ट में लिखा जाता है CTRL। तो कंट्रोल होता है ना हमारा, आपके लैपटॉप पे ये बना हुआ है CTRL लिखा रहता है शॉर्ट में, उसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे बटन होते हैं। जैसे कंट्रोल+C कॉपी करने के लिए काम आता है, कंट्रोल+S का सेव करने के लिए यूज में लिया जाता है, कंट्रोल+V इसका मतलब होता है पेस्ट करने के लिए। कोई चीज़ आपने पहले से ली हुई है उसको उठा रखी है, तो आप दूसरी जगह पे ले जाके जब उसको छोड़ते हो तो उस जगह डायरेक्ट जाके कंट्रोल+V दबा दो। कंट्रोल+P का क्या काम होता है, अगर आपको मान लीजिए प्रिंट करना है, आपके सिस्टम में कुछ है जिसको प्रिंटर से प्रिंट करना है तो कंट्रोल+P दबाएंगे। कंट्रोल+X होता है, +X अगर मान लीजिए एक फाइल को आपको कट करना है, कट करने का मतलब ये नहीं कि उसको काट देंगे उसमें, नहीं, कट करने का मतलब होता है कि जैसे आपने किसी जगह पे एक फाइल रखी हुई है, अब इसको उठा के दूसरी जगह पे लेके जा रहे हो और इसकी जैसी सेम टू सेम फाइल आपको दूसरी जगह पे भी मिल जाए, तो इसको कहते हैं कॉपी करना, कि दोनों जगह पे ही ये अवेलेबल है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। और कट करना क्या होता है कि जैसे एक फाइल आपने यहाँ बना रखी है, इसको दूसरी जगह पे लेके गए और इसको आपने यहाँ से कट करके किए, मतलब यहाँ पे कंट्रोल+X किया है और यहाँ पे कंट्रोल+C किया है, तो ये कंट्रोल+X करते ही होगा क्या, ये यहाँ से ये फाइल पूरी तरीके से हट जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, हट जाएगी ये फाइल, और हट के पूरी तरीके से नई जगह पे आ जाएगी। और अब जो है फाइल सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलेगी, इस जगह पे आपको कोई फाइल नहीं देखने को नहीं मिलेगी। जबकि कॉपी में क्या होता है, उस जगह पे भी रहेगी पहली वाली जगह पे भी और दूसरी नई जगह पे भी आ जाएगी। जबकि एक्स इसके कट के अंदर क्या होता है, पहली वाली जगह से बिल्कुल हट जाएगी, डिलीट हो जाएगी, और जहाँ पे नई जगह पे आपने रखना चाहिए उसी जगह पे आप इसको रख सकते हो। जैसे होता है ना कई बार कि आपके मोबाइल में मान लीजिए एक जैसी एक फोटो है, उस फोटो की जैसे आपको दूसरी बनानी है तो आप कॉपी करेंगे ताकि 2 फोटो रहे, और आप चाहते हो कि नहीं मुझे इस फोटो को यहाँ से हटा के दूसरे फोल्डर में रखना है, तो आप क्या करोगे, इसको कट करना कहते हैं, कि एक जगह से उठाई और दूसरी जगह पे आपने कर दी तो उसको कट कर दिया। ये सारी चीज़ें हमें पहले भी देखे हुए हैं। फिर इसको सेव करने के लिए क्या होता है, सेव करने के लिए आपको इस तरीके से, जब आप इससे सेव एज पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने ये दिखाई देगा, और इसमें जैसे आप सेव वाले बटन पे क्लिक करोगे आपकी जो फाइल है वो ऑटोमेटिक ही सेव हो जाएगी। ओके, तो अब डायरेक्ट इसमें क्या होता है, देखो कंट्रोल+S का काम क्या हुआ, आप कोई भी फाइल एक बार आपने सेव कर दी, उसको डायरेक्ट कंट्रोल+S दबा के बटन दबाते रहो, कंट्रोल+S वो फाइल अपने आप सेव होती रहेगी। और थोड़ी थोड़ी देर में सेव करना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए अगर सिस्टम बंद हो गया तो जितनी लास्ट जो आपने सेव किया हुआ है वहीं तक का आपके पास में कंप्यूटर में रहेगा। उसके बाद जो भी आप करोगे, अगर किसी वजह से वो डिलीट हो जाता है, किसी वजह से लाइट चली जाती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो जो है उसके आगे का नहीं दिखाएगा अगर आपने सेव नहीं किया है। तो इसको जो भी काम करने जाते हो तो बार बार इसको सेव कर लो। अब आता है जब हमारे पास में ये पूरा इस तरीके से ओपन होगा आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो सामने वाली जो विंडो रहती है उसमें इस तरीके के आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सामने जो स्क्रीन पे आपको ये पूरा ऐसा ही दिखाई देगा। अभी मैं ओपन करके दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा बस एक बार देख लीजिए। तो ये पूरा जो होता है ना, इसको इस तरीके से आपके सामने दिखाई देगा। सबसे ऊपर जो लिखा रहता है ना यहाँ पे, कई बार ये जो नाम लिखा है ना इस जगह पे, ये नाम भी जो है आपको कई बार यहाँ बीच में देखने को मिलता है इस जगह पे। ओके, तो अगर आपको यहाँ बीच में देखने को मिलता है चाहे यहाँ साइड में देखने को मिलता है, वो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग है, लेकिन रहेगा सबसे ऊपर यही इसी लाइन में। जो सबसे ऊपर लिखा रहता है उसको कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार जो भी आप उसका नाम दोगे ना सेव करने के लिए, वो टाइटल की तरह आपको यहीं पे दिखाई देगा, ऊपर ही ऊपर। वो यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। उसके अलावा ये 3 बटन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। जो पहला बटन होता है इसका मतलब होता है मिनिमाइज, दूसरा जो बटन होता है इसका मतलब रिस्टोर, और तीसरा जो होता है जिस पे एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब होता है क्लोज बटन। मतलब अगर आपको पूरा इसको बंद करना है तो आप क्लोज कर दो, बंद हो जाएगा ये। ओके, अगर आपको ये जो बॉक्स बना हुआ है रिस्टोर, रिस्टोर का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी स्लाइड को छोटा बड़ा करना होता है ना, कई बार जैसे छोटी सी उसमें कंप्यूटर का स्क्रीन इतनी बड़ी है लेकिन उसमें इसको ये इतना सा कोने में दिखाई दे रहा है छोटे से एक में, तो वो रिस्टोर बटन से होता है। वो छोटे से ताकि आप पीछे भी कुछ और चीज़ देख सको, तो वो रिस्टोर होता है। अगर इसको आपको फुल में करना है तो इस बटन को आप एक बार दबा दो, इस बटन को एक बार क्लिक कर दो, फुल में हो जाएगा। और अगर फुल से वापस कम में करना है तो इस बटन को वापस दबा दो, छोटे में हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ही दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे की चीज़ आपको नहीं दिखाई देगी। मान लीजिए आपने छोटा करके इसको इतना कर दिया, अब इसके पीछे जो लिखा है ना वो आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो इसके पीछे आ रखा है ना। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मुझे इसके पीछे करना है, तो उसके लिए तो आप इसको क्लोज कर दो, क्लोज करके हटा दोगे।
उसके बाद में पूरी स्क्रीन पे पीछे का दिखाई दे जाएगा। लेकिन मान लीजिए क्लोज करने से आपका होगा क्या कि दोबारा आपको उसमें काम है तो आपको वापस ओपन करना पड़ेगा उसको, उसमें टाइम जाएगा, उसमें हो सकता है आपने सेव ना किया हो तो कुछ डिलीट हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो ये माइनस वाला बटन होता है ना, जिसको मिनिमाइज कहते हैं, इसको मिनिमाइज करना कहते हैं। ये मिनिमाइज क्या करता है, इसको डिलीट किए बिना यहाँ से हटा देता है, डिलीट किए बिना आपको यहाँ से हटा देगा, और हटाने के बाद में ये आपको जो है इसके पीछे का सारा कुछ दिखाई देगा। अगर आपको इसको वापस से देखना है तो यहाँ नीचे जो रहेगा ना, नीचे ही नीचे कंप्यूटर में जो लाइन बनी रहती है, इस लाइन में, इसको बोलते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं इसको, टास्क बार। टास्क का मतलब होता है जो काम हम कंप्यूटर में कर रहे होते हैं वो कंप्यूटर के लिए एक टास्क होती है। तो इसलिए ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं टास्क बार। तो आपको जो ये मिनिमाइज करने के बाद जो रहेगा, ये टास्क बार में छोटा सा बना हुआ दिखाई देगा इस तरीके से, बहुत छोटा सा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये वापिस से आपको पूरे सिस्टम में दिखाई देगा बिना क्लोज हुए, ऐसा कैसा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में तीनों। अब उसके बाद आता है सेव बटन। सेव बटन क्या होता है, देखो यहाँ पे भी ये सेव बटन हो सकता है, यहाँ पे भी सेव बटन हो सकता है। सेव बटन को आप अपने हिसाब से इधर उधर भी रख सकते हो। तो ये जो सेव बटन का काम करता है कि जैसे जैसे आप काम करते जाओगे इस पर बार बार सेव सेव करते रहो, ताकि आप अगर जो भी कर रहे हो वो उसमें सेव हो जाए। ओके, फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास में नीचे की तरफ देखोगे तो स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या रहता है, जो लास्ट जो स्लाइड रहती है ना यहाँ पे, ये वाला जो लास्ट बॉटम रहता है, इस बॉटम में जो भी आप लिख रहे हो, जितनी भी आपने स्लाइड बना दी, मान लीजिए एक बुक है, अब बुक में तो बहुत सारे पेज बनेंगे। तो पहले पेज में आपने कुछ लिखा, दूसरे में कुछ लिखा, तीसरे में कुछ लिखा, फिर आपको याद आया कि नहीं यार दूसरे पेज में मुझे चेंज करना था। लेकिन अब इतनी स्लाइडें हो गई कि आपको गिन के देखना पड़ रहा है कि ये पहला पेज, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, ये 10, 15, 20, 25, इस तरीके से। तो जैसे ही इस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है, जिस तरीके से पेज नंबर दिखाई देते हैं ना आपको, उस तरीके से यहाँ पे देखो ये पेज लिखा हुआ। तो अगर आपने 3 नंबर पेज खोल लिया तो यहाँ पे ये 1 बाय 1 लिखा हुआ है। मान लीजिए आपकी स्लाइड में 50 पेज है, तो अगर आपने तीसरा ओपन कर रखा है तो 3/50 इस तरीके से दिखाई देगा। तो इससे आपको पता चल गया ना कि तीसरा पेज है। तो इसीलिए यहाँ पे पेज नंबर लिखे रहते हैं। ओके, उसके अलावा लैंग्वेज जो आप उसमें लिखोगे वो लैंग्वेज यहाँ रहेगी कि आपने कौन सी लैंग्वेज चूज की हुई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा इस कोने में रहता है एक जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर, इस जूम स्लाइडर का काम क्या होता है, मान लीजिए आपने कुछ लिखा है यहाँ पे और वो बहुत छोटा छोटा था, मतलब नोट्स था, कुछ नोट आपने लिखा और वो बहुत छोटा छोटा लिखा है आपने, तो अब उसको आपको दिखाई नहीं दे रहा, जैसे, या फिर आपके लिए किसी और ने बना के वो दिया है। अब जिसने बना के दिया उसकी आंखें एकदम मस्त थी, लेकिन आपकी आंखें जो है थोड़ी कमज़ोर है, अब आपकी चश्मा मिल नहीं रही, तो आप चाहते हो बिना चश्मा के इसके पढ़ लूँ, तो इसको आप जूम कर लो, इसको थोड़ा सा आप इधर खिसका दो। ये प्लस लिखा है ना, प्लस की तरफ खिसकाओगे तो जैसे जैसे प्लस की तरफ खिसकाओगे ये जूम होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। जैसे आप फोटोज को बड़े कर करके देखते हो ना, जैसे सेल्फी रहती है आपके दोस्तों के साथ, आपने सेल्फी ली, अब उस सेल्फी में आप देखते हो अपनी फोटो को जूम करके कि मेरी फोटो तो अच्छी आ रही है ना, बाकी का पता नहीं। तो अपनी फोटो अच्छी आ रही है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा लो सेल्फी। तो उसको कैसे देखते हैं, जूम करके, वैसे दोनों हाथों से। तो इसमें तो स्क्रीन टच अगर कंप्यूटर नहीं है आपके पास तो ऐसे जूम करना पड़ेगा, और अगर स्क्रीन टच है तो डायरेक्ट हाथ से जूम कर लो, नहीं तो इसको यहाँ प्लस पे क्लिक करते जाओगे वैसे जूम होता जाएगा। तो ये जूम स्लाइडर इसीलिए काम आता है। ओके, फिर उसके बाद में देखो दो चीज़ें हैं, एक आपको ये पट्टी दिख रही है ना यहाँ पे, ये नीचे वाली, ये पूरी देखो इस तरीके से यहाँ से लेकर ये डार्क डार्क वाली, और एक पट्टी यहाँ पे दिख रही है, लेकिन ये देखो इतनी सी की दिख रही है, इसके नीचे पूरा वाइट आ रहा है। तो ये पट्टी क्या काम आती है, ये काम आती है कि जैसे इसको आप नीचे लेके जाओगे तो पेज बदल जाएगा, इसको इधर लेके जाओगे, इधर लेके जाओगे तो पेज आपका इधर उधर हो जाएगा। जैसे जूम करने के बाद क्या होता है ना, आप किसी कोने में हो और जूम करने के बाद तो बीच में से जूम हो रही है, तो आपको आपकी तरफ ले जाने के लिए क्या करना होता है, अंगूठे से आप इसको अपनी उसकी तरफ लेके जाओगे। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो उसको, क्या बता रहा था मैं, हाँ सॉरी, स्लाइडर। तो आप कर क्या रहे हो उसमें, स्लाइड ही कर रहे हो उसको, उसको आप जो है स्लाइड करके ही उसमें लेके जा रहे हो। लेकिन मोबाइल में तो स्क्रीन टच है तो आप उसमें कर लेते हो, लेकिन इसके अंदर स्क्रीन टच का काम है नहीं है, तो आप माउस से इसको पकड़ के इधर उधर कर सकते हो। इसको भी आप माउस से इधर उधर पकड़ के आप पर्टिकुलर उस जगह पे लेके जा सकते हो स्लाइड से, कि जहाँ से आपको देखना है। या फिर आप जो है अगर दूसरे पेज पे जाना है, तीसरे पेज पे जाना है, तो इसको यहाँ से पकड़ के नीचे लेके आओ, अपने आप ही पेज बदलते जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर होती है। अब मैं एक बार इनको हटाता हूँ ताकि बाकी चीज़ों को समझ सकें। इसकी जो शॉर्टकट की वगैरह जो है मैं ग्रुप पे अपडेट करता हूँ। एक आप लोग ग्रुप पे ऐड होंगे जो कंप्यूटर साइंस का ग्रुप है,
और एक जो है व्हाट्सएप चैनल है इन सबके लिए। तो जब आप वीडियो देखते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में जो नीचे लिखा रहता है उसके मोर पे क्लिक करना। मोर पे जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे जो है आपको चैनल की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप चैनल की, टेलीग्राम चैनल की, यूट्यूब की और इंस्टाग्राम चैनल की, बाकी सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पे भी अपन इस चीज़ को पढ़ाते हैं। तो उसमें से जो व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, जहाँ व्हाट्सएप लिखा है उस पर क्लिक करना और उस पर क्लिक करने के बाद चैनल आएगा, उस चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना। क्योंकि कई जो अदर चीज़ें होती है मैं उस चैनल पे डालता हूँ, हर चीज़ें ग्रुप में शेयर नहीं करता, जैसे अदर सब्जेक्ट है वो सारी चीज़ें, तो वहाँ आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी। और अगर आपको नोट्स वगैरह और कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। तो अगर आपके पास टेलीग्राम भी है और व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप भी है, तो आप जो है दोनों जगह पे ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। और वो क्लास 6 से लेकर 12 तक सब बच्चों के लिए है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई और भी है जो क्लास 6 से 12 के बीच में है, जो पढ़ता है, या उनको आगे भी किसी तरीके की कोई कैरियर के लिए गाइडेंस चाहिए, तो वो भी जाके चैनल पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा। तो एक बार उनके साथ भी इस चैनल को शेयर कर सकते हो, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। ओके, अब उसके आगे बाद में आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फाइल, एडिट, व्यू, इस तरीके से ये जो है हेल्प तक कुछ ना कुछ छोटे छोटे लिखे हुए हैं। अब ये सारे के सारे मैं आपको सिस्टम में ओपन करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन पिछली क्लास में हमने सारी चीज़ें देखी हुई है, तो मैं बार बार इसी चीज़ को दिखाऊंगा तो ये सही नहीं है। तो आप जो है एक बार पिछली क्लास में जाके देखो, आपको वहाँ सारी चीज़ें समझ में आएगी। इनके अंदर इनके क्या ऑप्शन होते हैं, सीधा इनका नाम जान लो आप, ये होते हैं मेन्यू बार। ठीक है, जो होता है हमारा मेन्यू जो होता है इसका, उसको उसके लिए जो है हम ये सारे जो 9 टैब है इनको टैब बोलेंगे। ये सारे टैब जो होते हैं, इस टैब को जो है हम मेन्यू बार जाके बोलेंगे। तो उसकी वजह इसमें जो होगा, इसके थ्रू जो है हम सारा का सारा काम करते हैं। फिर उसके अलावा कुछ और चीज़ है, जैसे ये पूरा इसके नीचे जो दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा, ये इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप एक चीज़ पे कई तरीके से काम कर सकते हो, जैसी स्टाइल चाहो वैसी स्टाइल बना सकते हो, जो चीज़ चाहो आपको कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड टूल बार है, ये भी वही चीज़ है, फॉर्मेटिंग टूल बार। ये फॉर्मेटिंग टूल बार जो अलाइनमेंट होते हैं इनको भी हम देखने वाले हैं। जूम स्लाइडर हमने देख लिया, रूलर क्या काम होते हैं, ये रूलर होते हैं ऊपर से लेके इधर साइड में, इनके क्या काम होते हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी वेट कीजिए, थोड़ी देर में सारे आपके सामने आ जाएगा। चलो इतना हुआ। अब इसके बाद देखें प्रैक्टिस में क्या लिखा हुआ है। वर्ड प्रोसेसर में एक नया डॉक्यूमेंट बनाकर अंग्रेजी की किताब में अपनी पसंद की कोई भी कविता उसे टाइप करें और डॉक्यूमेंट को poem.odt नाम देकर सेव करें। इसमें इसने odt नाम दिया है, हम इसमें जो है हमारे सॉफ्टवेयर में एक्सएल नहीं, DOCX इस नाम से सेव करेंगे। ओके मैडम, हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है क्या उसे रंगों की मदद से दिखाने में और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है? बिल्कुल चीकू, हम फॉर्मेट टेक्स्ट की मदद से डॉक्यूमेंट को अब एक और अधिक आकर्षक या रंगीन कलर में भी इसको बना सकते हैं। देखो इस तरीके से पहले सिंपल बना था, अब की बार इन्होंने क्या बढ़िया बना दिया है रंगीन कलर में करके। अरे वाह मैडम, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट तो बहुत सुंदर है और आकर्षण दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। बच्चों अब हम वर्ड प्रोसेसिंग टूल की मदद से डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना सीखेंगे। फॉर्मेट करना क्या होता है? फॉर्मेट करना होता है, फॉर्मेट टेक्स्ट से तात्पर्य वर्ड प्रोसेसिंग टूल की मदद से किसी विशेष स्टाइल में टेक्स्ट को प्रदर्शित करना ही फॉर्मेटिंग वर्ड होता है। मतलब किस फॉर्मेट में आप उसको बनाना चाहते हो, यही होता है फॉर्मेटिंग वर्ड। मतलब किस स्टाइल में, उसके कलर में, वो सारी चीज़ें चेंज करके आप किस तरीके से उसको और आकर्षक बना सकते हो, इसी को कहते हैं, ताकि वो दिखने में अट्रैक्टिव लगे, पढ़ने में अच्छा लगे। तो वो सारी चीज़ें ही होती है वर्ड फॉर्मेटिंग। उदाहरण के लिए हम अलग रंगों से अलग अलग तरीके के आकर्षक जैसे टेक्स्ट होते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे कई अलाइनमेंट होता है, हाईलाइट होती है, कलर, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है, इस चीज़ को समझो। देखो टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको जो है डायरेक्ट हमारा सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को उसमें सारी चीज़ें वहीं की वहीं समझ में आए। ओके, तो ये हमारा पूरा एक थ्योरेटिकल जो इसके अंदर थोड़ा सा पोर्शन दिया हुआ था वो हमने समझा। अब हम चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे। ओके, तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो माउस है इसके कर्सर को देखो, जो ये माउस है ना जो मैंने हिला हुआ है, ये देखो यहाँ पे, इसके कर्सर को देखोगे आप, तो यहाँ बॉटम में जब जाओगे
तो इस बॉटम के अंदर आपको ये विंडो का आइकन दिख रहा है ना, इस विंडो के आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे विंडो के आइकन पे आप क्लिक करोगे उसके बाद में यहाँ टाइप करना ओनली वर्ड, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग सीख रहे हैं ना, तो वर्ड टाइप करना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन सिंपल वर्ड टाइप कर लो, WORD, और ये आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब जब भी कोई फाइल आपको कंप्यूटर में ओपन करनी है, मोबाइल में क्या करते हो, सिंपल सा आप अंगुली टच कर दोगे इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा और उसमें मस्त शॉर्ट्स देखोगे बहुत, 2-4 घंटे तक, पढ़ाई तो बिल्कुल भूल जाओगे। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में आपको इसको ओपन करना है तो 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, पहली बार में नहीं, 2 बार में, एक बार और 2 बार माउस को फटाफट क्लिक करो, जैसे मैंने किया क्लिक, देखो 2 बार, इतना फास्ट। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा इस पर, ये मेरे सामने इस तरीके से सारा खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है ना सारा का सारा इस तरीके से। तो अब यहाँ देखो, इसमें इतनी सारी फाइल, आपको इतने सारी तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही है यहाँ पे। न्यू, ओपन, ये मैंने बताया था न्यू क्या काम आता है। न्यू काम आता है अगर आपको, आप पहले से किसी फॉर्मेट में काम कर रहे हो, किसी में वर्ड डॉक्यूमेंट बना के बैठे हो, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं बीच में दूसरा काम आ गया, न्यू करना है मुझे, तो इस तरीके से न्यू पे दबा दोगे तो ये देखो न्यू ओपन हो गया, है ना। ये न्यू पे दबा क्लिक करते ही न्यू सारा जो है हमारा न्यू टाइप का ओपन हो जाएगा। और अगर कोई ओल्ड है जिसको हमें खोलना है तो इतने सारे ऑप्शन हमें आ रखे हैं, इनमें से हम जो चाहें उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चाहें इसमें से ओपन करेंगे। तो हम न्यू पे चलते हैं, न्यू पे चल के डायरेक्ट इसको ओपन कर लो, या फिर होम पे जाके यहाँ पे भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ रहा है ना, इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हमने एक बार, अब सिंगल क्लिक करो, एक बार क्लिक किया और ये ओपन हो गया। अब इसमें पूरा आपको ये ब्लैक दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक, कई जगह पे आपको व्हाइट भी दिखाई देगा। मैंने इसको ब्लैक क्यों किया हुआ है, क्योंकि पढ़ते टाइम जो है आंखों पे ज़्यादा जोर पड़ता है, तो उससे बचने के लिए मैंने इसको ब्लैक किया हुआ है। तो आप चाहो तो इसको व्हाइट भी कर सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग है। मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दी मैंने, और अब यह आपके सामने पूरा इस तरीके से ब्लैक दिख रहा है। अब देखो हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, फाइल देखा था, पहले तो डॉक्यूमेंट का नाम देखो, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट 1 है। अब मैंने सबसे पहले समझाया था कि सबसे पहले हम जो है फाइल को सेव करेंगे, तो देखो यहाँ पे जाते हैं हमें इतने ऑप्शन मिलते हैं, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। हमारा काम किससे है, हमारा काम है सेव एज। तो जैसे सेव एज पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आपको दिखाई दिए हैं। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पे इसको सेव करना है, तो आप क्या करेंगे, नीचे ब्राउज़र लिखा है, इस ब्राउज़र में जाइए और अपनी जो भी लोकेशन है जहाँ भी आपको लिखना है, आप उस जगह पे जाके इसको सेव करिए। मैं डायरेक्ट इसको डेस्कटॉप पे लिख देता हूँ। डेस्कटॉप क्या होता है, जो हमारे सामने जो दिखाई देता है ना कंप्यूटर का मेन स्क्रीन जो दिखती है, जिस पे सारे आइकन वगैरह आते रहते हैं, वो मेन स्क्रीन होती है, उसको ही डेस्कटॉप कहते हैं। तो डेस्कटॉप पे जाके सेव करते हैं और इसका नाम डाल देते हैं हम वर्ड प्रोसेसिंग, और इसको कर देंगे सेव। ये कर दिया हमने सेव। अब हमारा जैसे सेव हुआ, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं, अब अगली बार जब हमें सेव करना होगा तब सेव एज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सेव कर दो, डायरेक्ट सेव करेंगे, सेव हो गया। ऊपर देखो नाम आ गया वर्ड प्रोसेसिंग, मैंने बताया था आपको। यहाँ पे मैंने बताया था एक बटन आता है सेव का, देखो इस पे जैसे क्लिक करेंगे सेव हो गया, सेव हुआ, सेव हुआ, इस तरीके से ये बार 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 सेव होता जाएगा। ओके, तो ये सारा आपके पास में सिस्टम इस तरीके से सेव कर सकते हैं। या फिर एक तरीका है कंट्रोल एस, जैसे कंट्रोल एस दबाओ, कंट्रोल को दबा के रखो, साथ में एस दबाओ। पिछली क्लास में मैंने स्क्रीन पे कंट्रोल प्लस एस को किस तरीके से प्रेस करते हैं वो भी समझाया था, तो आप जो है ज़रूर पिछली क्लास को देखिएगा, उसके बाद ही इस क्लास में आइएगा। कंट्रोल एस, देखो कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा हो गया। अब मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें बताई थी आपको, ये हो गया सारा का सारा। फिर उसके बाद ये तीनों बटन बताए थे, इस क्रॉस करने से पूरा हट जाएगा ये अभी। और एक बताया था मैंने रिस्टोर वाला, रिस्टोर से क्या होता है, देखो ये छोटा हो गया ना, ये इतनी सी डिस्प्ले में रह गई। एक बार इसको हटा देता हूँ, ये हो गया हमारा पूरा छोटा, इतने से एक में रह गया ये। लेकिन इसके पीछे का तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम तो चाहते हैं इसका पीछे का हमें दिखाई दे, तो इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको मिनिमाइज कर देंगे। और मिनिमाइज के लिए कौन सा बटन होता था, ये माइनस का, देखो अब वो गायब हो गया। अब हमको इसके पीछे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि नहीं वो हमें वापस दिखाई दे, तो यहाँ नीचे आओगे ना कोने में, तो यहाँ देखो डब्लू लिखा हुआ है, डब्लू लिखे हुए हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस आ गया। अब चाहते हैं वापस से इसको पूरे स्क्रीन में, तो पूरी स्क्रीन में इस तरीके से हो गया। तो ये आपके पास में पूरा एक वर्ड पे इस तरीके से जो चीज़ें होती है काम करने के लिए वो रहती है। यहाँ पे आपका जो अकाउंट आएगा जो आपने बना रखा होगा, जिसमें जिससे आप लॉगिन करोगे, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। ये सब कुछ आपने देखने को मिला। नीचे जो है आपको देखो पेज नंबर दिखाई दे रहा है, मैंने बताया था ना आपको। उसके बाद में इधर की साइड में आओगे तो जूम का ऑप्शन है, देखो जैसे जूम करेंगे
बड़ा होता जाएगा, इतना बड़ा हो। अभी बाद में और कर लेंगे हम। तो इसमें आपको यहाँ पे इस तरीके से जूम का ऑप्शन काम आता है। और ये जो था साइड में जो बार था स्लाइड वाला, ये देखो इससे ऊपर नीचे करने से अभी आपको कर्सर यहाँ दिखाई दे रहा है। अब देखो इसको ऊपर करने से वो गायब हो गया और नीचे बॉटम में आ गया। इस तरीके से अगर मान लीजिए ज़्यादा बड़ा जूम कर देते हैं हम, तो अब नीचे भी एक बार आ जाएगा, इतना बड़ा हो गया ये। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है इसमें चेंजेस कर सकते हो। और इसके लिए डिटेल से अगर देखना है तो उसके लिए आप देखो, मैंने वीडियो में समझा रखा है आपको, जो पिछली क्लास की वीडियो थी उसके अंदर और भी डिटेल से इसको हमने उसके बारे में बात की। अब इसके बाद आती है फाइल वाला, जो है हमने ये हिस्सा देख लिया, इसके अंदर सारी चीज़ें आपको इस तरीके से देखने को मिलती है। अब सबसे पहले क्या देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ था कुछ, उसमें लिख रखा था कि जैसे किस तरीके से वर्ड को फॉर्मेट किया जाता है। तो अभी हम देखते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास सिक्स्थ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईसी, ये हमने लिखा। अब कॉपी करने का मतलब क्या था, देखो कॉपी का मतलब क्या समझा रहा हूँ, इस पूरे को सेलेक्ट करके रखो। इस तरीके से आप ये जो कर्सर दिख रहा है ना, इसको राइट क्लिक को दबा के पूरे को इस तरीके से घुमा दो तो ये सेव हो जाएगा। और मैंने कंट्रोल प्लस सी दबाया, ये कॉपी हो गया, कंट्रोल प्लस सी दबाते कॉपी हो गया। या फिर इस पे भी डायरेक्ट आप जाए, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आता है। और कॉपी करके मैं चाहता हूँ अगली लाइन में उसको वापस लिख दूँ, कंट्रोल प्लस वी दबाते ही यहाँ पे अगली लाइन में आ गया, कंट्रोल वी। अब मैं कितनी बार भी इसको यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है, कंट्रोल वी। दूसरी चीज, अब ये आ गया। फिर मैंने बताया था आपको कि दो बटन होते हैं, अंडो और रीडो का ऑप्शन होता है। अंडो का मतलब क्या होता है, जैसे हमने इतने सारे लिखे हैं लेकिन मान लीजिए ये लिखते लिखते हमारे पास में हमसे गलत हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसको हटाएं, पीछे पीछे वाले में जाए, तो वापिस से कंट्रोल प्लस जेड दबाओ। कंट्रोल जेड दबाएंगे तो ये पूरा हटता जाएगा, देखो एक एक करके देखो। लेकिन अब आपको याद आया, अरे नहीं गलत हो गया, ये तो कंट्रोल जेड तो गलत कर दिया हमने, अंडू तो गलत कर दिया। और अंडू क्यों, क्योंकि कंट्रोल प्लस जेड का यूज क्या होता है, किसी भी चीज को अंडू करने के लिए, मतलब आपने कुछ लिखा है उसको वापिस से एक एक करके आपको हटाना है, डिलीट नहीं करना है। डिलीट में तो क्या होता है वो पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन अंडू में क्या होता है, एक एक करके वो पीछे स्टेप आता है, मतलब बैक स्टेप अगर आपको आनी है तो अंडू का यूज कर लो, और वापिस आगे की स्टेप पे जाना है तो रीडू करो। रीडू कौन सा होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो कंट्रोल प्लस वाई, देखो कंट्रोल वाई किया तो वापस से आ गया, यहाँ तक कि हमने कुछ गलत लिखा था ना वो टी, वो भी वापस आ गया। तो ये दोनों बटन इस तरीके से काम आते हैं। अब उसके बाद, अब इसमें आप ये ऊपर देख रहे हो ना, इनको कहते हैं टैब या मेनू बार। ठीक है, मेनू बार ये होता है सारा सारे, इनको या टैब बोलते हैं। तो इसमें कई सारे टैब होते हैं, फाइल है, इसके अलावा होम, इंसर्ट, ड्रो, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, और लास्ट में टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंदर ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके अंदर एक एक की अगर बात करने जाएंगे ना, कि जैसे ये सारे ऑप्शन है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, तो अकेले वर्ड प्रोसेसिंग को पढ़ने के लिए हमको 10-12 दिन चाहिए, इतना डिटेल से होता है। क्योंकि बड़े बड़े जो काम किए जाते हैं सब बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह में यही काम आता है। तो हमको इतना डिटेल से नहीं पढ़ना, वो हम आगे की क्लासों में पढ़ते हैं। अगर मैं सब कुछ आज ही बता दूंगा और सब कुछ आपके सिलेबस में जो है वो आज ही बता दिया जाएगा, तो बाद आगे क्लासों में क्या पढ़ोगे, 7th 8th 9th 10th में क्या पढ़ोगे। तो आपकी में सिर्फ बेसिक दिया हुआ है, तो जो बुक के अंदर है हम सिर्फ उतनी ही चर्चा करेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है कि ये जो है इनकी साइज को आप कैसे चेंज कर सकते हो। देखते हो ना बुक में कोई छोटा लिखा है कोई बड़ा लिखा हुआ है, तो इसकी साइज वगैरह को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखो 12 लिखा हुआ है ना इस जगह पे। इस 12 की जगह पे आपको देखो सबका शॉर्टकट की आता है, जैसे मैं कर्सर को लेके जाऊंगा सबका शॉर्टकट की उसके नीचे लिखा आएगा, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, ये सारी चीज़ें लिखी आती है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है, वो तो आप खुद याद करोगे। इनको मैं आपको चैनल पे सारी चीज़ों की शॉर्टकट कीज डाल दूंगा, उन शॉर्टकट कीज का जो है आप वहाँ से जाके देख सकते हो और वहाँ से आप इनको याद कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें वहाँ होती है। तो आप देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, पूरे को मैंने सेलेक्ट करने के बाद मैं गया इस नंबर पे 12 पे, और 12 पे जाके मैंने इसको आगे बढ़ा दिया और बढ़ा के कर दिया मैंने इसको 20। देखो 20 करते बड़ा हो गया, साइज बड़ी हो गई ना। मैं चाहता हूँ इसकी भी बदले, तो इसको मैं 12 से बढ़ा के कर देता हूँ 8 पे, और छोटा हो गया। मैं चाहता हूँ इसकी भी साइज बदलूं, तो इसको मैंने बढ़ा के कर दिया 28 पे, 28 पे कर दिया है, देखो इसकी साइज अलग हो गई। फिर इसको मैं चाहता हूँ नहीं यार ये तो और कुछ हो, इसकी साइज को मैं
इतनी कर देता हूँ। ऐसे हम मैं अलग अलग इनकी साइजों को सबको चेंज कर सकता हूँ जो आपको दिखाई दे रहा हो। तो ये होता है साइज चेंज करना, मतलब किस तरीके से आप कौन सी चीज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हो। अब हमने देखा कि ये तो सब एक जैसा ही दिखाई दे रहा है, हम तो चाहते हैं कुछ अलग सा, कुछ अट्रैक्टिव टाइप का दिखाई दे। तो हम क्या करेंगे, इनके फॉन्ट को बदल सकते हैं। फॉन्ट मतलब होते हैं ये जो जो जिस स्टाइल में लिखा हुआ है ना, कि जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो फॉन्ट हो सकता है, कोई हैंड राइटिंग ऐसी भी रहती है ना किसी की, कोई अलग अलग लिखता है, कोई एक तरीके से मिला के लिखता है, कोई कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखता है, किसी की हैंड राइटिंग अलग तरीके की रहती है। तो वो अलग अलग हैंड राइटिंग जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं फॉन्ट। आप इसको ऐसे ही समझिए। तो जो फॉन्ट होते हैं, देखो सब में मैंने क्लास लिखा हुआ है तो इसमें क्लास गलत लिखा है, इसमें भी क्लास गलत लिखा है, यहाँ पे भी गलत गलत लिखा हुआ है। तो जैसा आपने गलत लिखा है तो वो जो कॉपी करोगे उसमें ध्यान देना कि जो गलत लिख दोगे तो वो कॉपी में भी उसी तरीके से आएगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, इसका तरीका जो है ना थोड़ा बदले, और ये टॉप पे है तो मैं इसके हेडलाइन जो है, या फिर ये जो है ना ये टॉप पे होना चाहिए था क्योंकि सबसे बड़ा है, मैं चाहता हूँ ये इसकी हेडलाइन बने तो ये सबसे ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर इसको ले जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। देखो Ctrl+V से क्या हुआ, यहाँ पे था, यहाँ से उठा के हमने इसको पूरा ये कट कर लिया। कट करने का मतलब समझे ना, कि यहाँ से हटा के यहाँ लग दिया, जबकि कॉपी में क्या था, कॉपी में तो उस जगह पे भी था और उसके साथ में इतने सारे भी आ गए। तो ये अंतर होता है कॉपी और पेस्ट। अब उसके बाद जैसे ये टॉप पे लिखा है, इस टॉप पे जब हम जाके बदलेंगे तो हम चाहते हैं कि इसका फ़ॉन्ट बदले। फ़ॉन्ट कैसा होता है, ये सारे जो नाम आपको दिख रहे हैं ना, ये जो स्टाइल लिखी हुई है ये सारे फ़ॉन्ट है। कितने हैं, बहुत है इसमें। तो आप जैसा चाहो आप वैसा उसका स्टाइल दे सकते हो। जैसे मान लीजिए हम दो तीन देते हैं अलग अलग। हमने चाहा कि हम चाहते हैं इस तरीके का दिखाई दे, देखो अलग हो गया। अब मैं इस नीचे वाली लाइन का चेंज करूँ, नीचे वाली लाइन का जब चेंज करेंगे तो नीचे वाली लाइन का कुछ अलग लिखते हैं। देखो ये अलग टाइप से आ गया। फिर ये छोटा वाला है, इसका कुछ और तरीके से लिखेंगे। छोटे वाले को हम लिखते हैं एस वाले स्टाइल में। ये जो है हम इसको भी कुछ अलग तरीके से लिखेंगे। देखो कुछ अलग फ़ॉन्ट मिले, कहाँ पे गया, कुछ अलग सा। हाँ देखो ये अलग तरीके से हो गया। तो ये आप आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग चेंज इनको कर सकते हैं, इसी को कहते हैं फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट चेंज करना। अब आप चाहते हो नहीं यार ये तो टॉप पे मुझे थोड़ा ना कलर में भी अलग दिखना चाहिए, क्योंकि ये हेडिंग है तो मैं कलर में भी अलग करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं। आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना ए, ये जो ए लिखा है दिखाई दे रहा है, इस ए का मतलब होता है फ़ॉन्ट कलर। आप जो भी कलर चाहो वो इसमें डिसाइड कर सकते हो। देखो इतने सारे कलर आपके पास में आ गए। आप चाहते हो कि नहीं इनके अलावा भी मुझे कोई और कलर देखने को मिले, तो यह मोर कलर लिखा है, इस मोर कलर में जब आप जाओगे तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसको इधर उधर घुमा के कलर खुद भी बना सकते हो कि तुम्हें किस कलर में दिखाना है। फिलहाल हम उनमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे अ, इस कलर में रखूँ, मैं रेड कलर में कर देता हूँ इसको। ओके, तो ये देखो रेड कलर में हो गया आपके पास। अब मैं चाहता हूँ नीचे वाली लाइन अलग दिखे कुछ, नीचे वाली लाइन को मैं कर देता हूँ ब्लू में कर दिया। देखो अभी ब्लू हो गया। ये छोटा वाला है, इसको तो मैं इसमें करूँ ऑरेंज में कर दिया। देखो ऑरेंज में हो गया। ये वाला जो है इसको मैं कर देता हूँ येलो में। तो येलो में हो गया। अभी कम क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड इसका वाइट सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप जो है थोड़ा उसके अकॉर्डिंग ग्रीन में कर दिया। देखो ये ग्रीन में हो गया। तो ये अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इस तरीके से आप जो है, जैसे आपकी बुक में भी जब लिखते हो तो बुक के अंदर भी क्या लिखा हुआ है, देखो ये अलग तरीके से लिखा है, ये अलग तरीके से लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें देखो IMS सेंटर लाइन टेक्स्ट। तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें जो है आप बदल सकते हो। ये इसमें वाइट वाइट दिख रहा है, जहाँ पे वो वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि इन्होंने बैकग्राउंड को वाइट सेट किया हुआ है, हमने जो है ब्लैक किया हुआ है ताकि आपकी आंखों पे ज़्यादा जोर ना पड़े। तो ये सारा एक तरीका है इसके फ़ॉन्ट कलर के लिए, आप अपनी इच्छा के हिसाब से कलर कर सकते हो। अब उसके बाद में ऑप्शन आते हैं आपकी बुक के अंदर जिसमें दिखाया हुआ है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये क्या चीज़ होती है, आपने ये लिखा हुआ है, मान लीजिए इसको टाइटल आपको देना है लेकिन आप चाहते हो कि ये तो हल्का दिख रहा है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा बोल्ड हो जाए। बोल्ड मतलब थोड़ा गहरा दिखे। तो जैसे देखो मैंने जैसे बी पे क्लिक किया, बी पे क्लिक करते ही ये देखो थोड़ा हेवी हो गया, बोल्ड हो गया है ये। ओके, इस तरीके से देखो आपको बोल्ड दिखाई दे रहा है। अब मैं जैसे इसको हटाता हूँ ना, देखो नॉर्मल हो गया। जैसे मैंने इस पर बोल्ड किया, बोल्ड हो गया।
अब इस बोल्ड को करने के लिए भी आपके पास शॉर्टकट की है, कंट्रोल+B। कंट्रोल+B क्लिक करोगे, कीपैड में दबाओगे तो उस कीबोर्ड में दबाओगे तो अपने आप ये बोल्ड हो जाएगा। और जिसको भी बोल्ड करना हो उसको सेलेक्ट करके इस तरीके से करना है, तो बोल्ड कर दिया। उसके बाद आते हैं, नहीं ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंडरलाइन भी होनी चाहिए, तो ठीक है, ये यू लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं अंडरलाइन, कंट्रोल+U। जैसे इनका नाम वैसे शॉर्टकट है, कंट्रोल सबके साथ लगेगा, बाकी उनके नाम का आगे का जो अक्षर होता है वो लग जाता है, तो कंट्रोल+U अंडरलाइन। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखो ये पूरा अंडरलाइन हो गया। ओके, उसके बाद है कंट्रोल+I, मतलब इटैलिक। इटैलिक का मतलब क्या होता है, जैसे थोड़ा तिरछा लिखते हैं ना, कई बार कई बच्चे जो है थोड़ा हैंडराइटिंग में तिरछा तिरछा लिखते हैं, तो ये होता है इटैलिक स्टाइल। इटैलिक में क्या होता है, देखो अभी क्लिक करता हूँ, ये इटैलिक हो गया, तिरछा हो गया ना थोड़ा सा। मैं एक इस टेक्स्ट को भी नॉर्मल करके देखता हूँ आपको, ये देखो ये भी तिरछा हो गया, तो ये होता है हमारे पास में इटैलिक। ओके, तो ये इस तरीके से तीनों बटनों का यूज आता है। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होंगे, जैसे आप लोग जब बुक्स वगैरह में देखते हो तो कई बार आप बुक्स में देखोगे कि जो आपके सामने ये लिखा हुआ है, मान लीजिए आपको ये पैसेज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो पैसेज है इस वाले को लिखने के लिए आप देखते हो तो देखो सामने की साइड से भी लाइनें बराबर आ रही है और पीछे की साइड से भी लाइनें बराबर आ रही है ना। और इसके अंदर भी आप देखोगे तो देखो सामने से भी बराबर है, पीछे से बराबर नहीं है, क्योंकि पीछे से जब गौर करके देखोगे तो ये जो एस लिखा हुआ है ये थोड़ा सा आई, ये एन है इसके पीछे निकला हुआ है, मतलब ये आगे से तो फिक्स है लेकिन पीछे से फिक्स नहीं है। उसके अलावा जैसे इसमें देखो, इसमें आगे से तो बराबर है सारे के सारे, लेकिन पीछे की साइड से नहीं है देखो। तो ये कैसे किया जाता है, इसको करने के लिए, इसको सेट करने के लिए ही अलाइनमेंट होते हैं। अलाइनमेंट में क्या होता है, तीन तरीके का अलाइनमेंट होता है कि जैसे आपने एक कोई पैसेज लिखा वो आगे से भी बराबर हो और पीछे से भी बराबर हो। तो ये अभी एक हमने देखा, एक हमने लिखा देखा जिसके अंदर देखो ये आगे से बराबर था लेकिन पीछे से बराबर नहीं है, ठीक है, एक हमारे पास ये हो गया। एक हमारे पास होता है कि आगे से बराबर ना हो लेकिन जो राइट साइड है, मतलब पीछे की साइड जो लिखते हैं हम हिंदी में, वो बराबर में हो, इस तरीके से, तो ऐसे भी हो सकता है। या एक तरीका हमारा जो है कि उसमें दोनों साइडों से टेक्स्ट जो है बराबर में आए, जैसे इसमें ये कौन सा तरीका हुआ है, वो है हमारा ये वाला जो तरीका है वो फर्स्ट वाला है, क्योंकि इसमें आगे से तो फिक्स है लेकिन पीछे से फिक्स नहीं है। ये वाला जो तरीका था हमारा, ये वाला, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर दोनों साइड से बराबर था, मतलब इधर से भी और इधर से भी, तो ये थर्ड वाला तरीका है। और एक होता है जिसमें पीछे की साइड से आपको एक लाइन में देखने को मिलेंगे जबकि आगे की साइड से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जनरली हिंदी में ये नहीं होता है, क्योंकि हिंदी के अंदर शुरू आगे से करते हैं तो सारी चीज़ें लगभग लगभग आगे से ही बराबर रहती है। लेकिन आप चाहते हो नहीं कोई चीज़ पीछे से भी हमको लिखनी है और पीछे इस साइड से वो बराबर में रहे, एक लाइन में रहे, आगे की साइड से कोई मतलब नहीं है, तो आप इसका यूज लोगे। तो यही होते हैं हमारे पास अलाइनमेंट। अब देखते हैं इसको, देखो ये तीनों है आपके सामने बने हुए हैं आप। ओके, हाँ इसके साथ में एक चीज़ और, कई बार जैसे आप देखने जाओगे, अगर इसमें कुछ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ इसमें ही देखो, जैसे ये पूरी पिक्चर देख रहे हो ना आप, ये पूरा डायग्राम देख रहे हो, ये जो इमेज देख रहे हो, इस इमेज में एक चीज गौर करो कि ये आगे की साइड से भी इधर से भी बराबर में है, और ये पूरी पिक्चर है तो इसको तो आप बराबर में कर नहीं पाओगे, तो पूरा उसमें आएगा। लेकिन ये पिक्चर को यहाँ से क्यों नहीं लगा दी, इतनी जगह आगे क्यों छोड़ी खाली, या फिर इधर पीछे से लगा देते इसको, इसको बीच में ही क्यों लगाई, क्योंकि बीच में लगाने का रीजन क्या है, ताकि आपको देखने को भी ये अच्छा लगे। ये भी तो जरूरी है ना भाई, कोई आप कुछ लिख रहे हो तो उसमें देखने में भी तो वो आपको अट्रैक्टिव लगे, ये तो हमारा टारगेट है, तभी तो हम वर्ड प्रोसेसिंग सीखते हैं, वरना कुछ भी लिख दो। तो इस पिक्चर को क्या किया गया, देखो जितना गैप इधर से दिया गया है ना उतना ही गैप इधर से दिया गया, ताकि दिखने में बराबर रहे। तो हम कह सकते हैं ना एक तरीके से सेंटर में है, इधर से भी बराबर है और इधर से भी बराबर, तो दोनों साइड से अगर बराबर हुई तो वो होती है हमारी सेंटर में। तो वैसे अगर कई बार आप देखते हो ना, जैसे पोस्टर वगैरह बनाते हो तो उनमें गौर करना, उसमें टेक्स्ट आप इस तरीके से लिखते हो, बीच में कुछ लिख दिया, फिर ऐसे बीच में, फिर इसके नीचे कुछ लाइन आ रही है वो बीच में, ऐसे भी ऐसा कुछ लिख रखा है आपने, मतलब बीच वाली जो लाइन होती है ना इस पे सेंटर रहते हैं, वो इधर से भी बराबर नहीं रहते और इधर से बराबर नहीं रहते, लेकिन दिखाने के लिए कुछ अट्रैक्टिव सा बनाने के लिए हम उनको बीच में लिखते हैं ऐसे, ताकि दोनों साइड से बराबर रहे।
ओके, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर मतलब बीच में से अलाइनमेंट। तो तीन तरीके के हो गए हमारे। राइट से बराबर है तो राइट साइड का अलाइनमेंट, अगर लेफ्ट से बराबर है तो लेफ्ट अलाइनमेंट, अगर बीच में से बराबर है तो सेंटर अलाइनमेंट। ओके, और अगर दोनों तरफ से बराबर है तो वो बोलते हैं जस्टिफाई। ओके, उसको कहते हैं हम जस्टिफाई। तो इस तरीके से तीनों तरफ से ये हो सकता है। अब इसमें भी देखो नाम देखो, और इनकी शॉर्टकट की क्या होती है, जैसे इनके नाम वैसे ही इनकी शॉर्टकट की। जैसे कंट्रोल प्लस आर दबाओगे तो राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस सी दबाओगे तो अब स्कोप जो है सेंटर, ये सॉरी सेंटर से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब गौर करते हो तो कंट्रोल प्लस सी तो हमने कॉपी के लिए काम में ले लिया, तो इसके लिए हम क्या काम लेते हैं, कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, ई को इसके लिए यूज में लिया जाता है। राइट में जब जाओगे लेफ्ट साइड से करोगे तो कंट्रोल लेफ्ट एल, राइट में कंट्रोल आर, सेंटर वाले के लिए कंट्रोल ई, और जस्टिफाई होता है कंट्रोल प्लस जे। अब किस तरीके से होते हैं देखो, अभी ये जो लिखे हैं ना आपने, इस सारे के सारे जो देख रहे हो ये आगे की साइड से बराबर है, तो देखो उस पर डार्क निशान आ रहा है, तो मतलब आपने लेफ्ट से इनको बराबर किया हुआ है। आप चाहते हो कि नहीं मुझे पीछे की साइड से बराबर रहिए, तो आप जो है राइट साइड से बराबर कर दो। देखो पीछे की साइड से बराबर हो गए ना एक लाइन में। आप चाहते हो नहीं आ रही तो देखने में मज़ा नहीं आ रहा, हम चाहते हैं सेंटर से करें इनको। अब देखो कितना बढ़िया दिख रहा है सेंटर से एकदम, दोनों साइड से बराबर, तो ये सेंटर अलाइनमेंट होता है। और आप चाहते हो कि नहीं दोनों साइड से बराबर रहे, तो अब हम इस तरीके से लिखेंगे। अब इसमें होगा क्या कि जैसे मैं एक और अगर कुछ लिखूँ ना यहाँ पे, देखो अब एक ही लाइन रह गई, ये दोनों एक साइड से अलाइनमेंट हो गए, हुआ ना। तो ये होता है हमारा सेंटर से अलाइनमेंट, राइट लेफ्ट और जस्टिफाई, तीनों अलाइनमेंट इस तरीके से होगी। तो ये आपके सिलेबस का एक जो दिया हुआ है उसमें से ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आगे चलें तो आगे हमारे पास में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। एक बार बुक में सिलेबस देख लेते हैं क्या है। ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद फ़ॉन्ट साइज हमने लिख पढ़ लिया है इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास में एक ऑप्शन आता है, इस कंप्यूटर स्क्रीन पर टेक्स्ट प्रदर्शित करने के लिए विशिष्ट शैली को फ़ॉन्ट कहा जाता है, ये तो पढ़ लिया हमने। हाँ, एक आता है हमारे पास टेक्स्ट को हाईलाइट करना। हाईलाइट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके सामने इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप इसमें से किसी पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो, हाईलाइट जैसे बुक में करते हो ना आप, अंडरलाइन करके मार्कर से करके, तो इसमें डायरेक्ट आपका पेन तो चलेगा नहीं। तो इसके लिए इसमें ऑप्शन रहते हैं, आप जाएंगे ड्रॉ पे, और ड्रॉ के अंदर देखो इतने सारे पेन दिए हुए हैं। अब आपको हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करने के लिए ये वाला जो पेन है ना इसका यूज लो, ये हाईलाइटर होता है। जैसे आप किसी और से भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हाईलाइट हो गया। ये आपकी एक अलग टाइप का पेन है, ये आपकी ब्रश टाइप का कुछ है, ठीक है। देखो जैसे इससे मैं लिखने जाता हूँ ना, तो अभी आप देखोगे कि स्टार्टिंग में तो पतला लिखा गया और ये मोटा फिर हो गया, तो ये ब्रश होती है। ये आपका जो पेन आता था ना एक पुराने टाइम पे, जिससे साई वाला पेन जो रहता था उस तरीके से जो पेन होता है ये वैसा है, जैसे साई से आप लिखते हो। और ये होता है हाईलाइट के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाली लाइन हाईलाइट करनी है यहाँ पे, तो मैंने, और गड़बड़ हो गया, येलो पेन नहीं दिखता ना ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, तो हम इसको ब्लू में कर लेते हैं। ओके, इससे करते हैं। अब देखो मैं चाहता हूँ इस कंप्यूटर वाली लाइन को हाईलाइट करूँ, तो देखो हाईलाइट हो गई। अगर मुझे किसी और कलर में करनी है, मान लीजिए रेड में करनी है, तो इस तरीके से रेड में भी कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी और कलर में करनी है, ऑरेंज में दिखाना है, तो ये ऑरेंज में हो गया। अगर मुझे मान लीजिए पूरी तरीके से वाइट ही करना है, ये देखो, सॉरी वाइट तो दिखता ही नहीं है, ग्रीन से दिखेगा, ये आपको ग्रीन हो गया। इस तरीके से आप जो है हाईलाइट कर सकते हो, ये हाईलाइट का काम होता है। हाईलाइट मतलब वही चीज़ जो आप बुक्स में करते हो, वही सारी चीज़ें होती है। बुक्स में तो हाईलाइट किस लिए करते हो, ताकि आप जो उस चीज़ को आसानी से देख सको। तो ये हाईलाइट का एक ऑप्शन आपके इस बुक के अंदर दिया है। इसके अलावा नेक्स्ट जब देखने जाते हैं तो और इसके अंदर ऑप्शन क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है हम देख चुके हैं, अभी पढ़ा है। फ़ॉन्ट कलर भी हमने पढ़ लिया है, कलर को किस तरीके से आप चूज कर सकते हो वो भी देखा है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। फाइंड एंड रिप्लेस एक ऑप्शन आता है आपके पास में, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस में क्या होगा, मान लीजिए आपके पास ये पूरा एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अब इसके अंदर जो है कई सारी चीज़ें, मैं थोड़ा सा इसको जो है चेंज कर देता हूँ, क्योंकि
नीचे वाला जो ऑप्शन है हमको दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो मैं इनको हटा देता हूँ इतने सारे। ये सारी चीजें मैंने हटा दिया। अब रिप्लेस एंड फाइंड का ऑप्शन क्या रहेगा कि यहाँ पे आप देखोगे ना इस कोने में, तो यहाँ पे लिखा है फाइंड एंड रिप्लेस। ओके, तो जब आपने एक चीज देखी थी कि स्टार्टिंग में जहाँ पे क्लास लिखा हुआ था मैंने उसको गलत लिख दिया था, क्लास। मान लीजिए इस तरीके से आपने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी, अब आप एक एक करके उसको चेंज करोगे। ये तो चलो एक ही पेज है तो इस पर 5-7 बार आया तो हम एक एक बार चेंज कर देंगे। लेकिन अगर आपने पूरी एक बुक बना रखी है जिसमें बहुत सारे पेज हैं और उसके अंदर कुछ गलत टाइप कर दिया है, तो उसको सही कैसे करोगे? एक एक करके देखना पड़ेगा कहाँ पे लिख दिया आपने, वो चीज़ भी तो आपको पता नहीं चलेगी, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए एक हमें ऑप्शन में देखने को मिलता है फाइंड। इस फाइंड में क्या होता है कि जैसे आप फाइंड पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरीके से एक पेज खुल के आएगा। इसमें आप लिखो, जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए हमको पता है कि हमने क्लास जो है गलत लिखा था इस तरीके से, तो हमारे सामने ये जो है पूरा आपके सामने लिख के आ गया यहाँ पे। CLAS इस तरीके से लिखा था। ओके, अब देखो जैसे मैंने क्लास लिखा ना, इसमें आप देखने जाओगे तो जहां जहां पे भी CLAS लिखा हुआ है वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। अब इसमें से गलत क्या है सही क्या है वो आप देख सकते हो। तो आपको पता चल गया कि ये सारी चीजें मैंने गलत लिख रखी है। तो आप इस तरीके से फाइंड का मतलब, अगर आपको कुछ ढूंढना है तो उस चीज का यहाँ पे टाइप करो, फाइंड पे जाके आपको वो चीज मिलेगी। अब आपको पता चल गया कि ये तो गलत हो गया, तो अब इसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने का मतलब होता है एक चीज को हटा के उसकी जगह पे दूसरी चीज लिख देना। तो रिप्लेस का मतलब होता है हटा के दूसरी चीज लिख देना। तो हमको क्या हटाना है? क्लास हटाना है। कौन सा क्लास? CLAS जो लिखा था ये हटाना है क्योंकि ये गलत है। हमको इसकी जगह पे क्या लिखना है? CLAS। ठीक है, क्लास लिखना है। तो हमको ये सारी चीज इसकी जगह पे लिखनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर आपको जो ढूंढना था वो लिखा, नीचे आपने जिसको रिप्लेस करना था मतलब उसकी जगह क्या लिखना है ये लिखा, और इसको लिखने के बाद हमने यहाँ पे लिखा फाइंड नेक्स्ट। अगर फाइंड करेंगे तो सारी चीजें वो बता देगा। हमको करना है रिप्लेस ऑल, तो हम इस रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। देखो जैसे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बता दिया कि 8 जगह पे मैंने ये चीज जो है रिप्लेस कर दी है। देखो आ गया ना क्लास, यहाँ पे भी क्लास आ गया। कैपिटल लेटर में लिखा था मैंने इसलिए ताकि हमको पता चल सके। देखो ये आ गया यहाँ पे। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें हमें पता किससे किससे चला? फाइंड एंड रिप्लेस से। तो आपका ये जो है एक टॉपिक और कवर हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होती है? हाइपरलिंक होती है, जैसे मैं देखूं, इंसर्ट, जैसे आप इस दूसरे वाले टैब में जाओगे ना इंसर्ट के अंदर, तो यहाँ पे आप जब ढूंढोगे तो आपको सारी चीजें मिलेगी। अब इसमें से एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको लिखा हुआ है लिंक। ओके, अब लिंक क्या होती है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा ये पूरा, अब जैसे आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, जैसे मैंने मान लीजिए आपके सामने ओपन किया और इस पे लिखा एग्जाम केयर अकेडमी। अब आपके सामने ये आ गया पूरा। अब आप चाहते हो कि मैं इस लिंक को किसी को भेज दूं, कोई अपना दोस्त है उसको मैं जब ये डॉक्यूमेंट बना के भेजूं तो उसमें लिंक जाए ताकि वो इस पे क्लिक करके और डायरेक्ट इस चैनल पे आ सके। तो आपको क्या करना होगा, ये जो चैनल है इसकी लिंक को कॉपी करना है। लिंक को कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे इस पर राइट क्लिक दबाएंगे। एक बार जैसे राइट क्लिक हुआ, इसके नीचे यहाँ लिखा कॉपी लिंक एड्रेस। कॉपी लिंक एड्रेस जैसे किया हमने, कॉपी कर लिया इसको। अब कॉपी करके हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे, वापस से यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब इसके अंदर जो है आप लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे आपने लिंक लिख दिया, और लिंक जैसे लिखोगे और उसके बाद ओके करोगे आप, तो ये देखो आपने जो लिंक लिखी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से आप लिंक दोगे तो वो लिंक यहाँ पे शो होगी। लेकिन अगर डायरेक्ट ही आप पेस्ट कर दोगे ना इसको, तो ये डायरेक्ट पेस्ट
पेस्ट करने के बाद में इस तरीके से दिखाई देगी। और ये जो दिखाई दी ना आपको, एक बार इसको मैं सही कर देता हूँ, ये जो आपको दिखाई दी है इस पे क्लिक नहीं कर पा रहे हो आप, देखो इस पे क्लिक नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ लिखने के जैसे टेक्स्ट हो गया। लेकिन जब हाइपर लिंक होती है ना, ये लिंक, इनको लिंक्स बोलते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ये जो होती है ना ब्लू में, आप जब भी गूगल पे सर्च करते हो और सर्च करने के बाद जो नीचे ब्लू ब्लू लाइनें जो आती है, इनको लिंक बोला जाता है। इन लिंक के थ्रू ही आप किसी वेबसाइट पे जा सकते हो, किसी वेबसाइट को खोल सकते हो। कुल मिला के किसी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है ना, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें यही बताया मैंने आपको कि किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस रहता है, उस एड्रेस को हम क्या कहते हैं, उसका एक तरीके से लिंक कह सकते हो। तो ये जो लिंक होती है, इस पर क्लिक करके आप उस वेबसाइट पे जा सकते हो। तो जैसे हमने इस पर लिंक क्लिक की, ये देखो अब हो गया, फिर सारा इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन अभी इसके अंदर ओपन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तो सेव कर रहे हैं ना, हम बना रहे हैं। जब सेव कर देंगे फिर इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो लिंक आ जाएगी यहाँ। ओके, तो ये हो गया आपके एक लिंक। इसके बाद चलते हैं, हाइपरलिंक हो गया। हाइपरलिंक क्या होता है? हमें अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट या इमेज को किसी अन्य डॉक्यूमेंट से या वर्तमान डॉक्यूमेंट में किसी नए सेक्शन पर जाने की अनुमति देता है। मतलब जो जहाँ पे है उससे दूसरी जगह पे जाने के लिए, दूसरी चीज़ ओपन करने के लिए वो लिंक का काम होता है। तो हमने लिख दिया ना सारा का सारा, इंसर्ट में जाएंगे, किस तरीके से लिंक करेंगे, आपने प्रोसेस देख लिया। थ्योरी में पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, थ्योरी में तो आप वैसे सीख जाओगे अगर मान लीजिए ऑनलाइन काम करना सीख गए तो। फिर उसके बाद आता है इंसर्ट इमेज। इमेज कैसे इंसर्ट करनी है? तो उसके लिए देखो, आपको जाना है होम के अंदर, होम लिखा है ना, इसके पास में एक और इंसर्ट लिखा हुआ है। इंसर्ट के अंदर जब जाओगे तो पिक्चर आपको देखने को मिलेगी, इस पिक्चर पे क्लिक करो। जैसे आपने पिक्चर पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा रहा है दिस डिवाइस ऑनलाइन पिक्चर। अगर आपको कोई ऑनलाइन पिक्चर इसमें लेनी है इंटरनेट से डायरेक्ट, तो आप उसको ऑनलाइन पिक्चर में जाके सर्च कर लेना, वो उस मिल जाएगी। लेकिन हम तो हमारे डिवाइस से लगा देते हैं। जैसे हमारे डिवाइस में गए, डिवाइस में जाने के बाद आपको पता होना चाहिए वो कौन सी जगह पे है। तो हम गए आपकी बुक्स के अंदर, बुक्स जो है हमारे पास सिक्स्थ की जो बुक थी, उन्हीं बुक्स को हमने ओपन किया और हम चाहते हैं इसका थंबनेल लगा दे। देखो ये आ गई पिक्चर, हुआ ना? तो इस तरीके से आप जो है इमेज में इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन इसमें ऑडियो वीडियो वगैरह वो चीज़ें ऐड नहीं कर सकती, इमेज तो आप कर सकते हो। उनके आपकी बुक के अंदर भी तो देखो ना, ये इमेज आ रखी है, मैडम रही, इन सब की इमेजेस जो है, वो सारी इमेज जो है आप इसमें सेव कर सकते हो। तो ये आपकी इमेज आ गई। अब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बन के कंप्लीट हो गया। अब आप चाहते हो कि मैं इसको प्रिंट कर दूं और ये मुझे एक पेपर में मिल जाए। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना, फाइल में वापस जाओ, यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, इस प्रिंट पे क्लिक करोगे, ये ऑप्शन आ गया। देखो ये अब ये इस तरीके से आपके पूरे पेज को ये प्रिंट करके दे देगा। देखो ये व्हाइट आ गया ना अपने आप, क्योंकि यहाँ व्हाइट दिखाएगा, वहाँ हमने ब्लैक में किया हुआ है बैकग्राउंड, इसलिए। तो अब जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, आपके प्रिंटर से आपका प्रिंट मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको वहां जाके नहीं करना, तो कंट्रोल+P, कंट्रोल+P जो होता है वो भी प्रिंटर का काम करता है। प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+P। जैसे आप दबाओगे ऑटोमेटिक ही आपके सामने ये खुलेगा और ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपके सामने एक पूरा इसका, क्या क्या ओपन हो गया, एक सेकंड रुकिए। ये आपके सामने प्रिंट करने का एक तरीका हो। अब इसके बाद में क्या है? हाँ, डूज एंड डोंट्स। ठीक है, तो ये आपके पास में एक पूरा आपका सिलेबस था। अब इसमें कुछ चीजें क्या है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर की जांच करें। डूज में क्या है, आपको क्या करना है, जब भी आप कंप्लीट आपका जो बन जाएगी फाइल, डॉक्यूमेंट बन जाएगा, उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमेशा स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर जो होती है, ग्रामर की जांच जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि उसकी वजह से आपका डॉक्यूमेंट अच्छा नजर नहीं आएगा, कोई देखेगा तो बोलेगा कि अरे यार इसको तो लिखना ही नहीं आता। उसके अलावा नियमित रूप से सेव करें, सेव जरूर कीजिएगा। जैसे अभी हमने बना दिया ना, अब इसको हमने सेव नहीं किया था, कंट्रोल+S दबाया, देखो सेव हो गया। अब डायरेक्ट इस बटन पे क्लिक करोगे तो भी सेव हो जाएगा। अब सेव हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम बंद भी हो जाएगा तो हमारा जो है ये ऐसे कैसे सेव रहेगा। तो आपको ये नियमित रूप से करते रहना है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में लिखा हुआ है उचित फॉर्मेट का उपयोग करें, सही जगह पे सही फॉर्मेट लगाए। ज़्यादा स्टाइल दिखाने के चक्कर में ये नहीं कि आप अपना वो चीज़ ही बिगाड़ दे। ओके, क्या नहीं करना है? इन अप्रोप्रिएट फॉन्ट का उपयोग नहीं करना है, फालतू चीज़ों का उपयोग नहीं करना है। जो चीज़ काम की है उन्हीं चीज़ों को ऐड करो ना। डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट एनी वन एल्स कंटेंट, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है किसी और का, क्योंकि आपका नहीं है तो आप कैसे कॉपी पेस्ट कर दोगे। फॉर्मेटिंग का अत्यधिक उपयोग ना करें, और ज़्यादा फॉर्मेटिंग भी मत यूज़ करो,
क्योंकि उससे डॉक्यूमेंट खराब हो जाता है। लेकिन अभी तो आप सीख रहे हो, 6th क्लास में ये सब चीज़ें आप पे अप्लाई नहीं होती, आप तो सीख रहे हो, आप तो दिन भर बैठो और इसमें जो कर सको वो करते रहो। जैसे आप स्कूल जाते हो, वहाँ पे आपको कंप्यूटर देखने को मिलता है, तो अपने टीचर को बोलिए वो आपको ये ऑन करके दे देंगे। उस पर जाके आपको जो करना है आप एडिट कीजिए, वर्ड कीजिए, कलर कीजिए, हाईलाइट कीजिए, जो भी समझ में आए वो कीजिए। थोड़े दिनों में आप अपने आप ही सारी चीज़ें समझ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ सेव कर दोगे तो उसको क्रॉस करके हटा दीजिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कंप्यूटर खोल के ओपन दे दिया टीचर ने और आप उसमें देख के यूट्यूब पे हॉरर स्टोरियाँ देखने लग गए, वो काम नहीं करना है। पढ़ने जाना है, पढ़ाई कीजिए। तो ये सारी हो गई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो ये आपका एक पूरा चैप्टर था। रिमेंबर के अंदर क्या है, आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट आप जो है याद करिएगा। पूरे चैप्टर को होने के बाद हमेशा रिमेंबर के अंदर जो पॉइंट रहते हैं उन पॉइंट्स को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये आपके चैप्टर का पूरा रिवीजन करवा देते हैं। तो इन चैप्टर को जरूर से देखिएगा, ये बहुत जरूरी होते हैं आपके लिए। ओके, एक सेकेंड, हाँ ठीक। तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, और क्या है आपके इसमें। हम्म, ये सारी चीज़ें आपको खुद से पढ़नी है। एक बार मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फ़ॉन्ट क्या होता है, टेक्स्ट हाईलाइट कैसे करते हैं, हाइपरलिंक क्या होती है, सेंट्रल अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें क्या होती है। देखो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे। लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट में हम अपने टेक्स्ट को लेफ्ट की ओर सेट करते हैं, राइट अलाइनमेंट में राइट की ओर सेट करते हैं, सेंटर में सेंटर से सेट करते हैं। और टेक्स्ट हाईलाइट क्या होता है, बैकग्राउंड कलर सेट करके हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से देखिए। तो ये रिमेंबर पॉइंट है, ये जरूर पढ़ने हैं। बोल्ड का मतलब क्या होता है, बोल्ड का प्रयोग टेक्स्ट को गहरे रंग से प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो जितना भी हमने चैप्टर पढ़ा है उस पूरे चैप्टर का सार है, आप इनको 2-3 बार पढ़िएगा। ओके, ये हो गया हमारा। और ये कुछ इसमें शॉर्टकट कीज हैं, जो शॉर्टकट कीज आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, जरूर की करना है इनको, क्योंकि आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। और इन कीज को मैं जो है आपके ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, तो वहां पे से भी आप इसको देख सकते हो। सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट में आपने जो भी सीखा, क्या क्या चीज़ें सीखी, आप इसको अपनी टीचर से के साथ में या अपने जो दोस्त हैं उन दोस्तों के साथ मिलके करिएगा। अब जो एमसीक्यूज है, मैं आपको एक बार एमसीक्यूज बता देता हूँ। इनमें से किस विकल्प में हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, कौन से में कर सकते हैं, कि फाइल में जाके न्यू करेंगे तो ओपन हो जाएगा, फाइल में जाके ओपन करेंगे, इससे ओपन से थोड़े, ओपन से तो वो होता है ना जो ओल्ड हमारे पास पहले से सेव रहता है, उसको अगर हमें वापिस से ओपन करना है तो ओपन का प्रयोग करते हैं। सेव एज में तो सेव करते हैं, हमें पागल बना रहा है, ये भी देखो सेव हमको पागल बनाया है इसमें। अभी तो पढ़ के आए हैं, होशियार बच्चे तो ये मार्क करेंगे, और जो वीडियो देखते देखते थोड़ा सो रहे होंगे वो इनमें से तीनों मार्क मार्क करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इनमें से किस शॉर्टकट की से हम फाइल सेव कर सकते हैं। कितनी बार बोला मैंने, शॉर्टकट की से फाइल सेव कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, कंट्रोल+C से। ओके, तो ये जिन बच्चों का राइट आंसर है ना कंट्रोल+C, इसका मतलब है वो सारे के सारे सो रहे हैं। कंट्रोल+S है जिससे हम सेव कर सकते हैं। इससे पता चल रहा है कि आप सो रहे हो या जाग रहे हो। जिसने हाँ बोला मेरे साथ में, इसका मतलब वो सो रहा है। ओके, तो कंट्रोल+S से क्या करते हैं, सेव करते हैं। किस शॉर्टकट की से हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के लिए मैंने क्या बताया था, कॉपी करने के लिए मैंने बताया था कंट्रोल+X। ऐसा, अब फिर से जिसने गलत जवाब दिया वो फिर से बस टाइम पास कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा। इसका मतलब है कंट्रोल+C। वर्ड प्रोसेसर में न्यू फाइल खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है, ये मैंने नहीं बताया, तो इसको मैं अभी बताता हूँ। जब भी आपको कोई नई फाइल खोलनी होती है, न्यू फाइल खोलने के लिए आपको यूज करना होता है कंट्रोल+N। आपकी जो शॉर्टकट की लिखी है ना ऊपर, इन शॉर्टकट कीज के अंदर ये है, देखना अभी मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू के लिए देखो ये रहा कंट्रोल+N। तो ये शॉर्टकट कीज आपको मैंडेटरी है, आपको जरूर याद करनी है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, सेंट्रल अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या है। सेंटर से अलाइनमेंट करना है अगर हमको, तो शॉर्टकट की क्या होती है, तो मैंने बताया था कि कंट्रोल+C नहीं लिख सकते हम इसको, क्यों, क्यों कॉपी के लिए हो गया ना कंट्रोल+C, तो हमने C की जगह पे क्या लिख दिया, इसको E लिख दिया। तो कंट्रोल+E जो होता है वो हमारे सेंटर को अलाइनमेंट करने के लिए होती है। वर्तमान डॉक्यूमेंट का नाम दर्शाता है। जो आपके डॉक्यूमेंट का नाम रहता है वो कहाँ आता है, वो आता है आपके टॉप में, जो टाइटल बार होता है ना। टाइटल का मतलब ही क्या हुआ, टाइटल का मतलब नाम। तो जो टॉप में टाइटल बार होता है उस टाइटल बार में ही उसका नाम आता है। वर्ड प्रोसेसर फाइल का एक्सटेंशन क्या है, क्या है एक्सटेंशन, हमने कितनी बार पढ़ा है, इसका एक्सटेंशन होता है DOCX। ओके, जेपीजी किसका होता है, जेपीजी होता है इमेज का, पिक्चर का जो आप फोटोज खींचते हो। पीपीटी किसका होता है, ये अभी हमने पढ़ा नहीं, ये पावर पॉइंट का होता है। और XLX किसका होता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये था एक्सेल का।
तो जरूरी नहीं है सही आंसर आपको आता है तो आप बाकी ऑप्शंस पे ध्यान नहीं देंगे, नहीं। अगर आपको सही आंसर आता है तो आप बाकी ऑप्शन को भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना, इससे रिवीजन ही होगा आपका। ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड प्रोसेसर एक डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, डॉक्यूमेंट ही तो होता है इसके अंदर। वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल एस शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए नहीं होता, ये हमको पागल बना रहा है। अगर होशियार बच्चों को पागल बनाएगा तो फिर कौन बचेगा। हम कंट्रोल प्लस एस होता है सेव करने के लिए, तो हमको सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का यूज करना है। क्लिपबोर्ड एक परमानेंट स्टोरेज एरिया है जहां हम टेक्स्ट को कॉपी कट करके रखते हैं। देखो क्लिपबोर्ड क्या होता है, जब आपने कॉपी किया ना किसी भी चीज को, तो कॉपी करने के बाद आप उसको दूसरी जगह पे ले जाके वहां पे पेस्ट कर दोगे, दूसरी जगह पे ले जाके उसको लिख रहे हो। तो इस बीच में जो है ना ये वाला जो टाइम है, इस टाइम में जिस जगह पे वो सेव रहता है, ताकि सिस्टम को पता रहे, कंप्यूटर को पता रहे कि मुझे ये चीज़ मैंने कॉपी कर रखी है और इसको मैं दूसरी जगह पे लेके जा रहा हूँ, तो ये जिस चीज़ में सेव रहता है इसी को बोलते हैं क्लिप बोर्ड। एक तरीके से क्लिप कर दिया उसने, मतलब क्लिप करने का मतलब क्या होता है, टांगना होता है ना, जैसे किसी चीज़ को आप टांगते हो तो उसके लिए किसका यूज़ करते हो, क्लिप का। तो वैसे ही क्लिप बोर्ड का यूज़ किया जाता है, जो आप कॉपी करते हो इस कॉपी किए हुए टेक्स्ट को सेव करके आप दूसरी जगह पे ले जा रहे हो, तो जो बीच में होल्ड करके बैठा हुआ है, जो बीच में उस टेक्स्ट को पकड़ के बैठा हुआ है, ताकि वो रह नहीं जाए कहीं पे और दूसरी जगह पे जाके ऐसे कैसे पेस्ट हो जाए, उस जगह पे जाके मिल जाए आपको, तो इसके लिए यूज करते हैं क्लिप बोर्ड को। ये मैंने उस टाइम पे नहीं बताया था। ओके, तो आगे देखते हैं। एम एस एक्सेल का एक एम एस एक्सेल एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। ओके, तो ये हो गया हमारे सामने। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये फॉल्स था। क्लिपबोर्ड एक स्टोरेज एरिया है जहां हम टेक्स्ट ग्राफी को कट कर या कॉपी करके रखते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। उसके अलावा ये भी ट्रू है हमारे पास। अब उसके बाद में ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और ये सारी चीज़ें आप खुद करके बताओगे, क्योंकि मैंने अगर इतना पढ़ाया है तो इतना तो आप कर ही पाओगे। तो ये सारा हमारा एक चैप्टर था, जो थर्ड चैप्टर है हमारा कंप्लीट, वो हमने कंप्लीट किया हुआ है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि इस चैप्टर को कम से कम भी नहीं तो 2 बार रीड कीजिएगा। ठीक है, 2 बार आप रीड करोगे, 2 बार आप वीडियो देखोगे, तो अपने आप ही चीज़ों को समझ जाओगे। फर्स्ट चैप्टर पढ़ो पहले, सबसे पहले तरीका क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ो ताकि उसमें बेसिक समझ सको। फिर सेकंड चैप्टर पढ़ो ताकि जो भी हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पढ़ा वो चीज़ें सारी हमको आए। फिर थर्ड चैप्टर में आओ तो ये सारी चीज़ें जो है हमें रिवाइज हो सके, तो रिवीजन के लिए जो है फिर थर्ड चैप्टर आएगा हमारे पास। क्योंकि ये अब इस तरीके के जो ये थे ना चैप्टर जिसके अंदर प्रैक्टिकल थे वो लगभग खत्म कर दिए हैं। बाकी के 3 चैप्टर आएंगे जो ज़्यादातर थ्योरेटिकल टाइप के ही रहेंगे, मतलब आप डेफिनेशन मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा अलग चीज़ें उनमें, तो वो सारी चीज़ें अलग अलग तरीके की होती है। तो इन चीज़ों को सबको देखिएगा। ओके, तो ये हमारा एक पूरा चैप्टर था। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर मान लीजिए आप में से कई बच्चे जो कोचिंग वगैरह जाते हैं या कई नहीं जा पाते, कई टॉपिक है जो वहाँ पे समझ नहीं पाते, स्कूल में समझ नहीं पाते ढंग से, या कुछ चीज़ें आपकी छूट जाती है, तो उन चीज़ों को आप जो है घर आके पढ़ सकते हैं, या घर बैठे भी आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं है, वही चैनल का जो मैंने बता रखा है वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाके आप चाहे किसी भी क्लास में हो, 6 से लेकर 12th तक आप जो भी क्लास में हो, उसके अंदर प्लेलिस्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा क्लास, वहाँ पे आपकी क्लास रहेगी, फिर उसके साथ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, आप उसमें ओपन कीजिए और आपको सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिल जाएगी। ये सब चीज़ों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, मतलब आपको मैसेज वगैरह मिलते रहे कि अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर आ चुका है। उसके लिए आप जो है टेलीग्राम, सॉरी व्हाट्सएप चैनल है, उस चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि जो बुक की पीडीएफ होती है या मैं जो भी पढ़ाता हूँ आपको, वो क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं, शॉर्टकट की जो होती है, ये सारी चीज़ें भी आपको मिले, तो आप व्हाट्सएप चैनल पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स या नोट्स भी चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। और अगर वीडियो लेक्चर चाहिए सिंपल आपको कि जो वीडियोस पढ़ने, तो उसके लिए तो आपके पास यूट्यूब है ही, आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ सर्च कीजिएगा एग्जाम केयर अकेडमी। आप जिस भी क्लास में हो उस क्लास के अंदर आपकी सब्जेक्ट को चूज कीजिएगा, उस सब्जेक्ट के अंदर जाके आप जो है उसको आराम से देख सकते हो। एक बार नहीं समझ में आए 2 बार रीड कीजिएगा। और जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके जानकारी में हैं, जिनको ज़रूरत है, आप उनके साथ उस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा।
और अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी तरीके का डाउट रहता है तो आप जो है कमेंट जरूर करके दीजिएगा। और अगर कोई चेंजेज आपको चाहिए कि किस तरीके से हम इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं तो आप जो है अपनी राय कमेंट में जरूर लिख के जाना। तो मिलते हैं अब एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।